क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। देश भर में एक बार फिर से जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। सरकार ने जनगणना 2021 के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे जनगणना को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से ये काम गृह सूचीकरण चरण के साथ शुरू होगा। इस दौरान जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे और सारी जानकारी मांगेंगे। आपसे सूचनाएं एकत्र होने के बाद भी NPR का काम भी चलता रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे सितंबर 2020 तक तैयार करने का फैसला किया है। इस अधिसूचना में ये भी बताया गया है कि इस दौरान आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर, मकान की छत, दीवार और सीलिंग में मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ मटेरियल, मकान के इस्तेमाल का उद्देश्य क्या है, मकान की स्थिति, मकान का नंबर, घर में रहने वाले लोगों की संख्या, घर के मुखिया का नाम, मुखिया का लिंग, घर का मुखिया SC ST या अन्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, मकान का ओनरशिप स्टेटस, मकान में मौजूद कमरे, घर में कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत, घर में पानी के स्रोत की उपलब्धता, बिजली का मुख्य स्रोत, शौचालय है या नहीं, किस प्रकार के शौचालय हैं, गंदे पानी की निकासी है या नहीं, वॉशरूम है या नहीं, रसोई घर है या नहीं, इसमें LPG PNG कनेक्शन है या नहीं, रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर है या नहीं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, घर में किस अनाज का मुख्य रूप से उपभोग होता है, मोबाइल नंबर। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जनगणना के दौरान बैंक खातों की जानकारी नहीं मांगी जाएगी। अगर आपके भी घर जनगणना कर्मी आते हैं तो जो सवाल पूछे जाएं उनका सही जवाब दें। सरकार पहले भी कह चुकी है कि इन जानकारियों का मकसद लोक कल्याण की योजनाओं का बेहतर तरीके से खाका खींचना है। इस अधिसूचना से इससे जुड़ी तमाम अफवाहों पर भी विराम लग गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आखिरकार CAA प्रोटेस्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार किसी से भी चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि मैं किसी को 3 दिन के भीतर समय दूंगा जो मेरे साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। हकीकत ये है कि लोग मिलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सियासत हो रही है और बिना किसी आधार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुरुवार को टाइम्स नाउ समिट में बोलते हुए अमित शाह ने ये बातें कही। अमित शाह ने कहा कि किसी ने आज तक मुझे नहीं बताया कि CAA के किस प्रावधान के तहत वो ये मानते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। अगर बीजेपी का विरोध ही करना है तो फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। CAA, NPR और NRC पर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास किसी तरह का तथ्यात्मक आधार नहीं है, लिहाजा विरोध का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले करीब 2 महीने से लोग इस कानून के विरोध में धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला इन दिनों चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में दिए एक लिखित जवाब में बताया कि PM मोदी की सुरक्षा में रोजाना 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होते हैं। दरअसल देश में अब सिर्फ PM मोदी को ही SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा मिली है। बता दें कि संसद में कानून बनाया गया है जिसमें प्रावधान किया गया कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को SPG सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 5 साल तक SPG सुरक्षा रहेगी और फिर हटा ली जाएगी। PM नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च की खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। अब लोग इस आंकड़े पर PM मोदी पर चुटकी लेते हुए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि जो आंकड़े गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं उसके हिसाब से प्रति मिनट 11,263 रुपए PM मोदी की सुरक्षा पर खर्च हो रही हैं। देश के लिए ये फकीरी तो काफी महंगी साबित हो रही है। वहीं कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि ये तो सिर्फ
सुरक्षा का खर्च है, कपड़े और घूमने फिरने का खर्च तो अलग है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, बच्चों को एक वक्त का पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, लेकिन अपनी सुरक्षा पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। कुछ यूजर्स तो ये भी लिख रहे हैं कि पीएम मोदी पर जितना खर्च हो रहा है उससे कम में देश भर के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। तो चलिए अब आपको कुछ ट्विटर यूजर्स के ट्वीट दिखाते हैं जिनमें उन्होंने पीएम मोदी की फकीरी को लेकर उन पर तंज कसा। नौमान खान करके एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने पीएम मोदी की एक फोटो ट्वीट की और लिखा, ये फकीर है। वहीं एक ट्विटर यूजर हैं नीलेश रंजन कुमार जिन्होंने ट्वीट कर लिखा, सबसे कॉस्टली चौकीदार, जिसकी चौकीदारी में 1,62,62,00,000 रुपए पर डे दिए जा रहे हैं। वहीं ट्विटर पर एक और ट्वीट है और ये अकाउंट है #राफेल स्कैम अनुग्रह के नाम से। इन्होंने पीएम मोदी की फकीरी को लेकर ट्वीट किया, उनकी एक शानदार तस्वीर ट्वीट की और लिखा 56 इंच। वहीं एक और ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 1,62,62,00,000 रुपए पर डे पीएम मोदी के एसपीजी सुरक्षा में खर्च हो रहे हैं। वहीं इस देश में जहां 12,000 किसान हर साल सुसाइड कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैलेंटाइन इनविटेशन भेजा है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के लिए जारी वैलेंटाइन इनविटेशन कार्ड में सबसे ऊपर लिखा, नो टू एनआरसी। इसके बाद इस कार्ड में सवाल किया गया कि मोदी तुम कब आओगे। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने आज शाम 5 बजे वैलेंटाइन मनाने का ऐलान किया है। इस इनविटेशन कार्ड में लिखा है कि इस बार वैलेंटाइन पर शाहीन बाग के लोगों ने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है। पीएम मोदी शाहीन बाग आए और प्रेम के उत्सव को मिलकर मनाएं। इस इनविटेशन कार्ड में लिखा गया है कि हम लोग पीएम मोदी के लिए एक लव सॉन्ग जारी करेंगे और वैलेंटाइन डे का सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे। वैलेंटाइन इनविटेशन कार्ड में अपील की गई है कि पीएम मोदी प्लीज शाहीन बाग आइए और अपना गिफ्ट ले जाइए, साथ ही हमसे बात कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत दौरे पर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी भारत आएंगी। भारत दौरे पर आने से पहले मेलानिया ट्रंप ने ट्वीट कर न्योते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारत दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। मेलानिया ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि निमंत्रण के लिए शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस महीने के अंत में अहमदाबाद और नई दिल्ली के दौरे को लेकर उत्सुक हैं। मैं और पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इस दौरे और भारत अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों को लेकर उत्साहित है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस महीने अपनी पहली भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने संकेत दिए कि उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। बता दें कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 24-25 फरवरी के 2 दिवसीय भारत दौरे पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति गुजरात के अहमदाबाद जाएंगे और वहां एक स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने बुधवार को अपने ट्वीट में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा विशेष है और ये भारत अमेरिका की दोस्ती को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। व्हाइट हाउस द्वारा ट्रंप की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद राष्ट्रपति ने अपने ओवल कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, पीएम मोदी बहुत ही भद्र पुरुष हैं और मैं भारत जाने को उत्सुक हूँ। हम इस महीने के अंत में भारत जाएंगे। ट्रंप ने एक प्रश्न के उत्तर में संकेत दिए कि वो भारत के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है। उन्होंने कहा, भारतीय कुछ करना चाहते हैं और हम देखेंगे, अगर हम कोई सही समझौता कर सके तो उसे जरूर करेंगे। बता दें, दोनों देश मतभेदों का समाधान करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं।
गुजरात का अहमदाबाद नगर निगम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंदिरा ब्रिज से जोड़ने वाली सड़क के साथ एक दीवार का निर्माण कर रहा था। भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 24 फरवरी को अहमदाबाद आने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए जिस मार्ग पर जाएंगे उसी के बीच ये इलाका आता है। इस रास्ते के किनारे 500 झुग्गियां हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप को यहाँ की झुग्गियां दिखाई न दे, इसलिए नगर निगम 7 फीट ऊंची लंबी दीवार खड़ी कर रहा है। नगर निगम जिस दीवार का निर्माण कर रहा है वो 7 फीट ऊंची है। ये अहमदाबाद हवाई अड्डे से गांधीनगर की तरफ जाने वाले रास्ते में है। मोटेरो में हवाई अड्डे और सरदार पटेल स्टेडियम के आसपास सौंदर्यीकरण अभियान के तहत दीवार का निर्माण किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया, करीब 600 मीटर की दूरी पर स्थित स्लम क्षेत्र को कवर करने के लिए 6 से 7 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जा रही है। इसके बाद पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। दशकों पुराने देवसरन और सरनियावास स्लम एरिया में 500 से ज्यादा झुग्गियां हैं और करीब 2500 लोग यहां रहते हैं। नगर निगम के मुताबिक सौंदर्यीकरण अभियान के तहत साबरमती रिवर फ्रंट स्ट्रेच इलाके में खजूर के पौधे लगा रही है। इसी तरह का सौंदर्यीकरण साल 2017 में प्रधानमंत्री शिंजो आबे और उनकी पत्नी आकी आबे के 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान किया गया था। वो 12वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आखिरकार अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस पर पहला बयान दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों मिली करारी हार के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गोली मारो और भारत पाक मैच जैसे बयानों से बीजेपी नेताओं को बचना चाहिए था। अमित शाह ने कहा कि पार्टी इस तरह के बयानों से खुद को अलग रखती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अमित शाह के हवाले से कहा कि हो सकता है पार्टी नेताओं की ओर से दिए गए नफरत भरे बयानों के चलते बीजेपी को चुनावों में नुकसान उठाना पड़ा हो। अमित शाह ने कहा कि हम सिर्फ हार या जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव बहुत सारे दलों के लिए सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए होते हैं। बीजेपी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। हमारे लिए चुनाव हमारी विचारधारा को बढ़ाने का भी चुनाव होता है। सिर्फ जीत हार के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने कहा, दिल्ली चुनाव को लेकर मेरा आकलन गलत साबित हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोली मारो वाला बयान दिया था, जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। जबकि भारत पाकिस्तान मैच वाला बयान आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए कपिल मिश्रा ने दिया था। एक जनसभा में अनुराग ठाकुर ने चुनावी रैली में आए लोगों को गद्दारों को गोली मारने वाला भड़काऊ नारा लगाने के लिए उकसाया था। इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया था। वहीं मॉडल टाउन से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने दिल्ली चुनाव की तुलना भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से की थी। कपिल मिश्रा के बयान पर भी चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए कुल 70 में से 62 सीटें कब्जा जमाया है, जबकि इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। आम आदमी पार्टी को 2015 के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं बीजेपी को 5 सीटों का फायदा। सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का रहा, जो 2015 की तरह इस बार भी अपना खाता तक नहीं खोल पाई और शून्य पर सिमट गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सकी और केवल 8 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर कब्जा जमाया। दिल्ली में बीजेपी की हुई हार के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को तलब किया है और उनसे हार के कारणों पर जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि जल्द ही मनोज तिवारी की अध्यक्ष पद से विदाई होने वाली है। वहीं इससे पहले मीडिया में खबरें आ रही थी कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि बीजेपी सांसद ने इन खबरों का खंडन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज तिवारी ने मीडिया में चल रही इस्तीफे की पेशकश वाली खबरों का खंडन करते हुए कहा कि न तो उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और न ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके पहले खबरें आ रही थी कि मनोज तिवारी ने इस्तीफे की पेशकश की तो पार्टी आलाकमान ने कहा कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। भाजपा को 48 सीटें मिलने का दावा करने वाले अपने ट्वीट के कारण दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी की जमकर किरकिरी हुई थी। नतीजे आने के बाद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को बधाई दी।
साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता का जनादेश सिर माथे पर। मनोज तिवारी ने कहा, हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, हम सबका आकलन करेंगे। जब परिणाम हमारे उम्मीदों के अनुसार नहीं होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि वे निराश न हो। 2015 की तुलना में हमारे जीतने का प्रतिशत बढ़ा है। मनोज तिवारी ने दिल्ली का जनादेश स्वीकारते हुए अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है कि वो दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वहीं चुनाव में हुई हार के बाद इस्तीफे के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा था, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो हार की जिम्मेदारी मेरी है, हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। मनोज तिवारी ने कहा, हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पार्टी को जोरदार झटका लगा और शून्य पर सिमट गई। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस लगातार भले ही दूसरी बार भी अपना खाता तक नहीं खोल पाई, लेकिन पार्टी के लिए कुछ नेता फिर भी खुश हैं। कांग्रेस इस बात से खुश है कि आम आदमी पार्टी ने मोदी शाह की जोड़ी वाली बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया। हालांकि नतीजे आने के बाद पार्टी के इस हालात पर सवाल उठाते हुए बुधवार को वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने इस्तीफा दे डाला। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी पार्टी को मिली करारी हार पर नाराजगी जाहिर की। ऐसे में एक बार फिर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि कांग्रेस क्या दोबारा से मजबूत हो पाएगी, और इससे भी अहम सवाल, कांग्रेस की कमान राहुल गांधी क्या फिर से संभालेंगे। दरअसल इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें रिलॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल अपनी खराब सेहत के चलते सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से दूर हैं। ऐसे में राहुल की ताजपोशी के लिए कांग्रेस अधिवेशन बुलाएगी। संभावना है कि मार्च के आखिर में या फिर अप्रैल में राहुल के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद 25 मई को CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी नेताओं ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की ताजपोशी दिसंबर 2017 में हुई थी। राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पिछले साल अगस्त में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि पहले सोनिया गांधी ने भी इससे इनकार कर दिया था, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की गुजारिश के बाद वो जिम्मेदारी संभालने को तैयार हुई। उन्होंने पार्टी की कमान संभाल तो ली, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। बीते हफ्ते 2 फरवरी को पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सेहत की वजह से वो सक्रिय राजनीति में कम ही नजर आती हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार में भी वो नजर नहीं आई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर अपनी गलती की वजह से लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बुधवार को उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन इस हरकत की वजह से वो एक भारी गलती कर बैठे और बीजेपी को घेरने की कोशिश में उन्हीं की आलोचना होने लगी और वो जमकर ट्रोल होने लगे। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोरोना वायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। मेरे हिसाब से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। समय पर कदम उठाने की जरूरत है। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने विश्व का नक्शा शेयर किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। राहुल के इस ट्वीट के बाद बवाल मचना तो तय था। वो तुरंत बीजेपी और लोगों के निशाने पर आ गए। हालांकि बवाल मचने के बाद राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट को हटा दिया, लेकिन हंगामा तो हो ही चुका था। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आप बार बार उस नक्शे का इस्तेमाल क्यों करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है।
पूरी खबर बताऊं उससे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें बीजेपी नेता स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के साथ सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। दरअसल मनमोहन सरकार के वक्त 2014 में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी थी। तब बीजेपी विपक्ष में थी। अब हालात ठीक उलट है, बीजेपी सरकार में है और कांग्रेस विपक्ष में, लेकिन मुद्दा वही है, गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा। बीजेपी के राज्य में बुधवार को अचानक ही गैस सिलेंडर के दाम 150 रुपए बढ़ा दिए गए, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी कड़ी में स्मृति ईरानी की इस पुरानी फोटो को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा और कमेंट किया, मेरा भी सपोर्ट। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं एलपीजी सिलेंडर के दाम 150 रुपए बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन सदस्यों से सहमत हूं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने के फैसले को वापस लेने को भी कहा। दरअसल बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 150 रुपए बढ़ने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की इस पुरानी फोटो को ट्वीट करते हुए जबरदस्त तंज कसा है। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने देश की जनता को बड़ा झटका देते हुए बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 150 रुपए का इजाफा कर दिया। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए दिल्ली में 144 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 149 रुपए, मुंबई में 145 रुपए और चेन्नई में 147 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इससे पहले गैस सिलेंडर के दाम में 1 जनवरी 2020 को इजाफा किया गया था। इसके बाद 1 फरवरी को भी 19 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई थी। यूपी में लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं को आधार बनाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी के राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इससे पहले प्रियंका ने बुधवार को आजमगढ़ में एक रैली के दौरान सरकार पर निशाना साधा था। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी में रोज महिलाओं के खिलाफ दिल दहला देने वाली घटनाएं हो रही हैं। फिरोजाबाद में पीड़िता के पिता की हत्या कर दी गई, सीतापुर में बच्ची का बलात्कार कर हत्या कर दी गई। कहाँ है सरकार? बीजेपी राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ा है, मगर वो कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया, जिन्होंने बीते दिनों यूपी में हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें कि बुधवार को प्रियंका गांधी यूपी के आजमगढ़ में थी। यहां उन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाओं से मुलाकात की थी। यूपी पुलिस ने यहां महिलाओं का धरना खत्म कराने के लिए लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई महिलाएं घायल हुई थी। प्रियंका गांधी ने इन्हीं घायल महिलाओं से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सीएए, एनआरसी और सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भाषण देने से रोका। हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। एसपी विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार यानी 13 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। इसी हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। सरकार को वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के लिए बजट पेश करना है। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली थी। इसमें नए नागरिकता कानून को लेकर प्रदेश में हुई हिंसा, प्रस्तावित एनआरसी और राज्य की कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया गया था। राज्य के कई हिस्सों में सीएए और एनआरसी को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसे पहले ही संविधान विरोधी बता चुकी हैं।
सड़कों पर प्रदर्शन कर चुकी हैं और अब सदन में सरकार को घेर रही हैं। फिर आतंकी हमले की खबर है। इस बार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आतंकी हमले की खबर खुफिया एजेंसियों ने दी है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले की आशंका वाली खबर की। बताया जा रहा है कि आतंकी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट की माने तो आतंकी पत्रकार बनकर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी पर हमला कर सकते हैं। अलर्ट जारी होने के बाद आनन फानन में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने शहर के पत्रकारों की लिस्ट ली है। साथ ही LIU जांच कराने के बाद सबका फोटो युक्त पहचान पत्र बना दिया है। अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की कवरेज के लिए गोरखनाथ मंदिर में वही पत्रकार प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास पुलिस से जारी पहचान पत्र रहेगा। जहां उत्तर प्रदेश में सीएम योगी पर आतंकी हमले की खबर है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के RSS और उससे जुड़े संगठनों के कार्यालयों पर आतंकी हमले की खबर है। अब बीजेपी की मांग पर गहलोत सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बीजेपी विधायक संघ से जुड़े लोगों के व्यक्तिगत सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। इससे पहले राजस्थान विधानसभा में बुधवार को RSS के पदाधिकारियों एवं दफ्तरों पर आतंकी हमले की आशंकाओं पर IB अलर्ट का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि IB की रिपोर्ट में राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में संघ के नेता और दफ्तरों पर आतंकी हमले का खतरा है। उन्होंने कहा कि IB ने राजस्थान सरकार को भी अलर्ट दिया है कि आतंकी संगठन हमलों को अंजाम देने के लिए IED से लदे वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को IB अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। बीजेपी की डिमांड पर गहलोत सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई की युवा बल्लेबाज सरफराज खान का ये रणजी सीजन अभी तक कमाल का रहा है। शानदार फॉर्म में चल रहे सरफराज ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खिलाफ भी एक और शतकीय पारी खेल डाली। पिछले 4 मैचों में उनके बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा शतक है। इससे पहले अपने शतक को वो तिहरे और दोहरे शतक में तब्दील कर चुके हैं। अब तक इस रणजी सीजन में सरफराज 3 बार 150 का आंकड़ा छू चुके हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने नाबाद 301 रन बनाए थे, तो हिमाचल प्रदेश के खिलाफ नाबाद 226 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इस मैच में भी वो 13 शतक बनाने के करीब थे, लेकिन मैच बारिश की वजह से आगे नहीं खेला जा सका। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ पिछले मैच में नाबाद 71 और 8 रन बनाए थे। वहीं तमिलनाडु के खिलाफ सरफराज ने 36 रनों की पारी खेली थी। सरफराज खान ने मौजूदा रणजी सत्र में कुल 6 मैच खेले हैं। सरफराज ने कर्नाटक के खिलाफ 20 गेंदों पर 8 रन और तमिलनाडु के खिलाफ 39 गेंद पर 36 रन की पारी खेली। उत्तर प्रदेश के खिलाफ 391 गेंदों पर 301 रन बनाए और हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 213 गेंदों पर 226 रनों की पारी खेली। आपको बता दें, शुरुआती मुकाबलों में सरफराज खान का बल्ला नहीं चला था, लेकिन बाद के 4 मैचों में उन्होंने 914 रन ठोक डाले हैं, जिसमें एक तिहरा और एक दोहरा शतक समेत 3 शतक शामिल हैं। आपको बता दें, इस दौरान सरफराज खान ने 102 चौके और 22 छक्के भी लगाए हैं। केरल के एक नन्हे उस्ताद ने एक ऐसा गोल कर दिया जिसको देखकर सभी बड़े दिग्गज हैरान रह गए। जी हां, उस नन्हे उस्ताद का नाम है दानी पीके। जनाब ने ऐसा गोल दागा है कि दुनिया के नामी फुटबॉल प्लेयर्स भी उनके फैन हो गए हैं। अब कोई 10 साल की उम्र में ऐसा गोल मार दे तो तारीफ तो होगी ही। आपको बता दें, 9 फरवरी को केरल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का ऑल कलर किड्स फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। इसी में दानी ने वैसा ही गोल मारा जिसे डेविड बेकहम, थियरी हेनरी और मेसी जैसे उस्ताद फुटबॉलर लगा चुके हैं। कॉर्नर के लिए शॉट लेने गए दानी पीके ने एक कोने से ऐसा शॉट लगाया जो सीधे गोल पोस्ट के अंदर चला गया। कॉर्नर से गोल पोस्ट के अंदर निशाना लगाना आसान नहीं होता, लेकिन इस बच्चे ने इस मुश्किल काम को कर दिखाया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दानी का वीडियो 11 फरवरी को इंटरनेट पर आया, जिसके बाद दानी चर्चा का विषय बन गया। दानी को मेसी का निकनेम मिलने के साथ साथ 13 गोल मारने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किया गया। दानी केरल के कोझिकोड जिले के प्रेजेंटेशन स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता है। साथ ही केरल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर क्लब के लिए खेलता भी है। दानी मशहूर फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को अपना आदर्श मानता है
और उनसे एक दिन मिलना चाहता है। और हाँ, दानी जल्द ही एक मलयालम फिल्म में भी नजर आने वाला है। फुटबॉल दानी का पसंदीदा खेल है। उसके पिता अबू हाशिम ने बताया कि वो इस खेल से इतना प्यार करता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके लिए कितनी फुटबॉल खरीद रहे हैं। वो हमेशा एक नई फुटबॉल के लिए कहता है। दानी का ये वीडियो लगातार इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग की स्टार से भरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बुधवार को एक चौंकाने वाला फैसला किया। आईपीएल की सबसे ज्यादा स्टार से भरी हुई टीम आरसीबी ने अपने प्रदर्शन से हर बार अपने फैंस को हैरान किया है। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधर खिलाड़ियों के होने के बावजूद टीम हर बार फ्लॉप रहती है। बुधवार को टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से टीम का लोगो हटा दिया, जिससे फैंस के साथ कप्तान विराट कोहली भी हैरान रह गया। अचानक इस तरह से आरसीबी के ट्विटर अकाउंट से तस्वीर गायब होने के बाद से तरह तरह की बातें हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नए सीजन में टीम नए लोगों के साथ उतरेगी। विराट को टीम के सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों की तस्वीर हटाए जाने की कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने ये देखा तो वो हैरान रह गए और इसको लेकर टीम प्रबंधन से सवाल कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर टीम को टैग करते हुए लिखा, पोस्ट गायब हो गया और कप्तान को भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। कृपया बताएं अगर आपको किसी मदद की जरूरत है। वहीं बुधवार को ही टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी ट्विटर से फोटो और लोगो गायब होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था, अरे ये क्या गुगली है, आपके प्रोफाइल पिक्चर और इंस्टाग्राम पोस्ट कहाँ गायब हो गए। एबी डिविलियर्स ने भी इस तरह के फोटो और लोगो गायब होने पर हैरानी जताई थी। उन्होंने सवाल करते हुए लिखा था, आरसीबी के सोशल मीडिया अकाउंट को क्या हुआ है, उम्मीद करता हूँ ये बस रणनीतिक ब्रेक है। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक नए नाम और नए लोगों के साथ जल्द दुनिया के सामने आने वाली है। निर्भया गैंगरेप और मर्डर के दोषी फांसी की सजा टालने के लिए लगातार पैंतरेबाजी कर रहे हैं। फांसी की सजा से बचने के लिए लगातार कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं। गुरुवार को दोषी विनय शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार दोपहर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार को सुनाएगा। दोषी विनय की तरफ से वकील ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ पिटीशन दायर की है। राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज होने के बाद अब उसने मानसिक स्थिति खराब होने की दलील देकर फांसी से माफी की मांग की है। निर्भया केस के चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को फांसी देने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 बार डेथ वारंट जारी किया, लेकिन हर बार कानूनी अड़चनों की वजह से फांसी टालनी पड़ी। फिलहाल चारों दोषी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और लगातार कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका पर सुनवाई की और वो याचिका केंद्र सरकार की थी, जिसमें चारों दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग की गई थी और कानून में भी बदलाव की मांग की गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब देने को कहा है। दोषियों को अलग अलग फांसी देने की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। वहीं नया डेथ वारंट भी आज पटियाला हाउस कोर्ट जारी कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई दोपहर 3 बजे होगी। निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर गुरुवार को भी कोई फैसला नहीं हुआ। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को भी नया डेथ वारंट जारी नहीं किया। 3 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई की, लेकिन डेथ वारंट पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक और तारीख मुकर्रर कर दी। और ये तारीख इसलिए दी गई क्योंकि दोषी पवन के वकील एपी सिंह ने केस छोड़ दिया और गुरुवार को वकील रवि काजी को केस सौंपा गया। ऐसे में वकील रवि काजी के मामले को समझने के लिए समय मांगने के चलते सुनवाई टाल दी गई। अब अदालत इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। निर्भया की मां ने कोर्ट में रोते हुए कहा कि मैं हर बार यहां उम्मीद लेकर आती हूं, लेकिन तारीख पर तारीख मिलती है, किसी पर समय ही नहीं है। जज ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही दोषियों को फांसी दी गई है, आप हौसला रखें। कोर्ट ने पवन गुप्ता के वकील रवि काजी को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सौंपने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार के फैसले को भी बताया। गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्भया मामले में दायर दोनों याचिका पर शुक्रवार की तारीख तय कर दी। गुरुवार को दोषी विनय शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार दोपहर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार को सुनाएगा। वहीं केंद्र की याचिका पर भी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के चारों दोषियों को शुक्रवार तक जवाब देने का आदेश दिया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। दिल्ली के मुंडका में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 26 गाड़ियां मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री स्पेयर पार्ट्स की है। फिलहाल घटने में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि दिल्ली में इन दिनों लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। इससे पहले पिछले 9 जनवरी को दिल्ली के पड़पड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई थी। बताया गया कि ये आग पेपर प्रिंटिंग प्रेस में लगी थी। इस आग की घटना में एक शख्स के मरने की खबर आई थी। पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गुरुवार की सुबह बम धमाके से दहल उठी। बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि यहां एक जोरदार बम ब्लास्ट कोर्ट के अंदर हुआ है। लखनऊ के वजीरगंज कोर्ट में जबरदस्त बम धमाके से लोग दहल उठे। इस बम धमाके में 2 वकील घायल भी हो गए हैं। बम धमाके की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बम फटने की वजह से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोर्ट में जमा लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। यह धमाका वकील संजीव लोधी को निशाने पर लेकर किया गया था। हमले के बाद संजीव लोधी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरी ही कार्यकारिणी में महामंत्री लखनऊ बार जीतू यादव ने मेरे ऊपर हमला कराया हुआ है। लगातार कल से महामंत्री जीतू यादव लखनऊ बार, सुधीर यादव, अन्नू यादव और उनके भाई राजन यादव, अजय यादव का फोन आ रहा था, मुझे धमकियां दी जा रही थी। और आज 11:30 बजे मैं अपने चेम्बर के बाहर खड़ा था तो कम से कम 10 अज्ञात लड़के, जिसमें 3-4 लोग अजम एजाज और ऐसे लड़के थे जो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यहाँ विधि व्यवसाय नहीं करते हैं, वो आए हैं। उन्होंने बम से हमला किया। 1 बम फटा है, 2 बम अभी पड़े हुए हैं यहाँ परिसर में। और उसके बाद मेरे ऊपर असलाहा तान दिया और तो मेरे जो है जूनियर ने पकड़ लिया। उसके बाद ये लोग कुछ इधर भाग के गए हैं, कुछ उधर भाग के चले गए हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मेरे साथ में होती है तो उसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुझे सुरक्षा चाहिए, वकील ये मांग है, मुझे तत्काल सुरक्षा दी जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए और इस तरह के जो अराजक तत्व परिसर में उपस्थित हैं वो उनको जिला जज तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर निकाले और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय से बनती है इनके खिलाफ कराई जाए। और इस तरह की गंदगी इस परिसर में जो फैली हुई है, वकीलों के बीच में गुंडे स्टैंड वाले जो फैले हुए हैं, यहाँ से सफाई होनी चाहिए। अब बताइए इस सुरक्षा व्यवस्था कैसी है जिला जज की कि यहाँ पर जो बम लेके और असलहे लेके बाहरी लड़के अंदर आते हैं और मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। जब सुरक्षा व्यवस्था है इधर और उधर जनपद न्यायाधीश की, तो बम, असलहे और अज्ञात लड़के जो सिविल ड्रेस में कुछ थे वो कैसे यहाँ अंदर घुस गए और मेरे ऊपर हमला कर दिया। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे ये क्या? हमले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बार काउंसिल में शिकायत करने के बाद वकील को धमकी मिली थी, जिसके बाद 2 वकीलों में आपसी विवाद के चलते यह हमला हुआ है। इस हमले के बाद यहां वकीलों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आक्रोशित वकील कोर्ट के बाहर जमा हो गए और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों को ढूंढने में लगी है। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घर के मुखिया शंभू के मामा प्रभु मिश्रा ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर परिवार में विवाद था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने मृत परिवार से करीब 30,000 रुपए कर्ज लिए थे। दिल्ली के भजनपुरा में 5 लोगों की हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि परिवार के रिश्तेदार प्रभु चौधरी ने सभी की हत्या की। ये सभी हत्याएं महज 30,000 रुपए के कर्ज को लेकर की गई। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार ने बताया
3 फरवरी को दिन में 3:30 बजे के आसपास आरोपी प्रभु चौधरी ने शंभू मिश्रा को पैसे के लेन देन के लिए लक्ष्मी नगर बुलाया। शंभू मिश्रा लक्ष्मी नगर चला गया और उसी वक्त आरोपी उसके घर पहुंचा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की। जॉइंट सीपी ने बताया कि आरोपी कमेटी डालने का काम करता है। उन्होंने बताया कि आरोपी की उम्र लगभग 28 साल है। उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बिहार के सुपौल का ही रहने वाला है। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं एमएस ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। एमएस ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। एमएस ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद।